स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल है। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में जितना भी अभी हम जो हमने पढ़ा था डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, डाइजेशन से तो हमें जो है एनर्जी मिल गई और उस एनर्जी को हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक सेल जो है वो अपने पास एनर्जी स्टोर करके रखता है, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे वो यूज़ भी करता है। अब उस सेल के पास ये एनर्जी जो है वो कैसे पहुंचेगा, तो इस एनर्जी को पहुंचाने के लिए जो है हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी में जो है वो जो भी एनर्जी होता है वो एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाता है। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होने के साथ साथ और भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें भी उतना ही एसेंशियल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, यहाँ पर हमारे पास ऐसे कौन सा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है जिनकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। तो चलिए देखते हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखो, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड of heart, blood vessels which transport various materials throughout the body। अब इसमें क्या होता है, हमने अभी यहाँ देखा कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें एक हार्ट है ना, यानी ये जो है ह्यूमन हार्ट, उसके बाद ब्लड। देखो आप यहाँ पे जो ये देख पा रहे हो, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर कुछ कलर से किया हुआ है, हल्का सा स्किन कलर में है और दूसरा ये ब्लू कलर में है। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा यहाँ पर बना हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड के बारे में हमने पढ़ा था, ब्लड हमारे एनर्जी को कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह तक। ब्लड हमारे ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। अब देखो, जो ब्लड वेजल्स ये क्या होती हैं, ब्लड वेजल्स एक्चुअली क्या होता है, एक तरीके का मान लो पाइप है। ये बहुत ही थिन पाइप्स होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, बहुत ही पतले। अब क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो इन ब्लड वेजल्स के थ्रू बहुत ही छोटे छोटे जगह पे यानी सेल्स के पास तक पहुंच जाता है, यानी जो उसका टारगेटेड एरिया होता है। यहाँ लिखा भी है ब्लड वेजल्स विच ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी। ये देखो, ये हार्ट है, ठीक है, ये ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। इसमें आपको देखो चैम्बर्स के नाम भी लिखे हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये हार्ट है ह्यूमन का जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, इसका नाम याद रखना। ठीक है, और जो ये ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका जवाब दे सकते हो। ह्यूमन हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना होता है। अब यहाँ पे जो ह्यूमन हार्ट है, हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको जो परफॉर्म करवाता है वो ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, पंप इन और पंप आउट, ह्यूमन हार्ट का बस यही फंक्शन होता है कि पंप यानी ब्लड को पंप करना। हर एक बॉडी पार्ट में जो ब्लड पहुंचता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ह्यूमन हार्ट। दूसरे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ह्यूमन हार्ट बना हुआ है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से साइकिल्स बनी हुई हैं। एक्चुअली क्या है, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को यहाँ पर मैंने दर्शाया है। देखो, ये जो है ये लंग्स की कैपिलरीज है। देखो, ये लंग्स की कैपिलरीज हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड होता है, अब ब्लड ना 2 तरीके का होता है हमारे बॉडी में। एक वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन हो तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आया ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन ब्लड के पास पहुंचा थ्रू लंग्स। जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी में एयर पहुंचता है, उसमें से ऑक्सीजन को छाना जाता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप मेरे इस वीडियो जो ये चैप्टर है इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें 2nd पार्ट को आप जरूर जाके देखो। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है
है ना, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए ये वाला कलर यहाँ दिखाया गया और डीऑक्सीजनेटेड के लिए ये वाला कलर यहाँ पे शो किया गया है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा, तो यहाँ पे जो गैस होगी उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आप यहाँ देख पा रहे हैं इस हार्ट के थ्रू यहाँ पर ये ब्लड आया, यहाँ पर यूज किया गया, देन ये ब्लड इम्प्योर हो गया, क्योंकि जब हमारी बॉडी जो है यूज करती है एनर्जी को तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। हमने पढ़ा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगी, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगी और ये ऑक्सीजन यूज होने के बाद, ठीक है, इसमें से एनर्जी बाहर आ जाती है और इस एनर्जी को यूज करने के बाद जो हमारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स रिलीज कर रही है वहाँ पे, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में मिल जाएगा और ये यहाँ पर दोबारा हार्ट में पहुँचता है। तो देखो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। देन अगेन हार्ट क्या करता है, इसको फिल्ट्रेट करने के लिए लंग्स के पास भेज देता है। लंग्स क्या करते हैं, इसको दोबारा से फिल्टर करते हैं, मतलब उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाल देते हैं और ऑक्सीजन दोबारा से उसमें फिलअप कर देते हैं। ठीक है, यानी हो जाता है दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो हमारे हार्ट में वापस आता है। देन अगेन ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आप कुछ देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं लंग्स कैपिलरीज। ये हमारे वीन्स, यानी ये वीन्स कैसी हैं, पल्मनरी। अब देखो जो पल्मनरी वीन्स होती हैं ये, अब आपको यहाँ से भी ध्यान रखो, अब 3-4 बार बता देता हूँ, क्योंकि जो पल्मनरी वीन्स हैं ये हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती हैं। यानी जो पल्मनरी वीन्स हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, यानी इनके पास जो ब्लड आएगा वो हमेशा प्योर ब्लड होगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हो पल्मनरी आर्टरी। जो ये पल्मनरी आर्टरीज हैं, पल्मनरी आर्टरीज जो हैं ये क्या करती हैं कि इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, हार्ट से और लंग्स तक लेकर जाती हैं। लंग्स से प्योर ब्लड कैरी किया जाता है बाय पल्मनरी वीन और हार्ट में वापस लाया जाता है। आप इस चीज को यहाँ पर भी हार्ट के डायग्राम में देख पा रहे हो एरो के थ्रू। देखो ये जो एरो है यहाँ पे पल्मनरी वीन्स के थ्रू ब्लड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आया और जब ये ब्लड इम्प्योर होता है तो ये पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू जो है ये देखो इस एरो के थ्रू बाहर निकल जाता है और इसके थ्रू देखो ये अंदर ब्लड आ गया। देन जो ये हार्ट होता है ये पंप आउट यानी ब्लड को जो है बाहर निकालता है। तो ये जो ब्लड बाहर जा रहा है यहाँ पर देखो ये ऑर्टा, यानी देखो इस तरीके से आया, इसको वॉल्व्स बोलते हैं और डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुन लो। जो ये हार्ट होता है इसके 4 चैम्बर मैंने बताया, तो फर्स्ट चैम्बर ये रहा, फर्स्ट चैम्बर में ब्लड को रिसीव किया गया, ब्लड जो है इन वॉल्व्स के थ्रू सेकंड चैम्बर में पहुंच जाता है। अब ये वॉल्व्स क्या होती हैं, देखो आप लोगों ने देखा होगा जितने व्हीकल्स होते हैं उसमें टायर होता है, उसमें अंदर एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हवा भरी जाती है, उसमें हम लोग वॉल्व का इस्तेमाल करते हैं। एक बार जब आप जो है वॉल्व के थ्रू हवा भरते हो, जैसे ही आप एयर प्रेशर को हटाते हो जो हवा ट्यूब के अंदर वो बाहर नहीं आती क्योंकि उसके अंदर वॉल्व लगा हुआ है। सेम ऐसे ही हमारे हार्ट के अंदर जब एक बार ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे की तरफ आ जाता है तो ये ब्लड जो है ये ऊपर नहीं जा पाता यहाँ से वापस, क्योंकि ये वॉल्व्स लगी होती है। यहाँ पे हार्ट ने ब्लड को यहाँ इन किया, अब ब्लड जो है यहाँ से इस वॉल्व के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है, तो ये ओपनिंग होती है ऑर्टा, इसको ऑर्टा बोलते हैं। अब इसके बाद जितना भी पाइप होगा वो पूरा थिक होगा। ठीक है, यानी वो जो पाइप जो उसकी मोटाई होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे ही ब्लड पंप आउट करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और वॉल्व्स के ऊपर प्रेशर लगेगा, इसीलिए जो हमारी यहाँ पर जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, आर्टरीज कैरी करती हैं प्योर ब्लड। ये ऑर्टा है, ऑर्टा आगे ये आर्टरीज बन जाती हैं। देन यहाँ पर अगेन हमारा पल्मनरी ये कैपिलरीज है, यानी कैपिलरीज ऑफ बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम लंग्स, यहाँ पर पहुँचता है, यूज होता है, ब्लड कैपिलरीज ले जाती हैं सेल्स तक, देन उसको अगेन रिसीव किया जाता है। अब ये वीन्स है, ठीक है, वीन्स जो है वेना केवा, आगे वेना केवा होता है जो रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड को हार्ट में। इसको हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको आर्टरीज के बारे में बताया था, अभी ब्लड वेसल्स के बारे में देखो दोबारा से यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, या ये जो आर्टरीज होती हैं ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड कैरी करती हैं, कहाँ से, हार्ट से लेके बॉडी तक।
ठीक है। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो वीन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। देखो यहाँ पर ये वीन्स है, ये वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो आर्टरीज होती हैं इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल्स भी कहते हैं। और ऐसा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हार्ट से जो ब्लड बाहर जाता है, देखो इसके थ्रू जब ब्लड बाहर जाता है तो आर्टरीज क्या करती हैं, हर एक सेल्स तक इसको पहुंचा देती हैं, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। जो वीन्स होती हैं ये जब ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसको यूज़ कर लिया जाता है, तो जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया यानी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो इस ब्लड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ठीक है, इसको कलेक्ट करने का काम जो होता है वो वीन्स करती हैं, ठीक है। देन जो आर्टरीज होती हैं वो थिक होती है, मैंने आपको बताया था कि ये मोटी होती है और इलास्टिक होती हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और वो रप्चर हो सकता है, फट सकता है, इसलिए आर्टरीज मोटी होती हैं। अब देखो जो वीन्स होती हैं ये थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती है, यानी देखो ब्लड प्रेशर यहाँ ज़्यादा एक्सर्ट नहीं होता है क्योंकि जो सेल्स हैं ये ब्लड धीरे धीरे रिलीज करती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो इसमें इतना प्रेशर नहीं रहता, तो वीन्स को ज़्यादा थिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं इनको थिक होना होता है क्योंकि यहाँ से हार्ट बहुत प्रेशर के थ्रू ब्लड को बाहर की तरफ रिलीज करता है थ्रू आर्टरीज। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो ह्यूमन हार्ट है। जो ह्यूमन हार्ट है वहाँ पर आपने देखा कि डबल सर्कुलेशन हो रहा था, वो एक मैंने लंग्स का चित्र भी बनाया था वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बारी बारी से इसको समझते हैं। देखो ये मैंने एक जो है डायग्राम बनाया हुआ है, आप इस डायग्राम को एग्जाम में भी बना सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया हुआ है। देखो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आते ही ब्लड जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब ये मैंने आपको बताया यहाँ पे ओपनिंग होती है, ये ऑर्टा होता है, यहाँ पे देखो लिखा मेन आर्टरी ऑर्टा, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी आर्टरीज है, ठीक है, ये आर्टरीज हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये ब्लड होता है ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स में पहुँच जाता है, और बॉडी ऑर्गन्स में पहुँचने के बाद जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सभी क्या करते हैं, इस ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, इसमें से एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, ये जितने बॉडी पार्ट्स होते हैं। अब क्या होता है, जब एनर्जी यूज़ हो जाती है, मैंने आपको बताया था, एनर्जी यूज़ होने के बाद उसमें से हमें क्या करना पड़ता है, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया है उसको वहाँ से निकालना पड़ता है। तो यही लिखा है, द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 आर्टरिया यानी राइट एंड लेफ्ट, एंड 2 वेंट्रिकल्स, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी राइट आर्टरिया और लेफ्ट एट्रियम। देखो लिखा लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये V1 और V2 का मतलब होता है वॉल्व, ये V1 वॉल्व है, ये V2 वॉल्व है। ये जो चैम्बर्स है देखो यहाँ लिखा हुआ है, दीज चैम्बर्स प्रिवेंट दी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इस चैम्बर को इसलिए ऐसा, ये चैम्बर इसलिए मतलब जनरेट है, या इसका फ़ायदा ये है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा। उसके बाद जो राइट हाफ है हार्ट का वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इधर वाला है ना, और जो लेफ्ट हाफ है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे देखते हैं इसको। मैंने अभी बताया भी था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, अब देखो जो कार्बन, जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हमें उसको लंग्स में भेजना पड़ेगा, यानी जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो क्या करेगा, पंप आउट और इसको भेज देगा। देखो यहाँ एरो बना हुआ ना, राइट वेंट्रिकल से, या देखो बॉडी ऑर्गन के पास आया था, इसको यूज किया गया, वीन्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया और वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में पहुंचा दिया। अब ये जो राइट एट्रियम है देखो एरो लगा हुआ है, इस राइट एट्रियम के बाद अगेन ये वॉल्स के बाद ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, और राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड को साफ करने के लिए लंग्स के पास भेज दिया जाएगा। तो इसको कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। तो देखो जो ब्लू वाले हैं ये सब इम्प्योर ब्लड हैं, जो रेड वाले हैं ये सब
प्योर ब्लड, जो रेड रेड लाइंस बनी हुई है, एरो भी वैसे ही बनाया गया है। तो मैंने ये आपको बात बता दी। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, वेंट्रिकल वॉल्स आर मच थिकर देन दी आर्ट्रिकल वॉल्स। ये मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है। अब ह्यूमंस जो है वो डबल सर्कुलेशन शो करते हैं, यानी जो ब्लड है वो हार्ट थ्रू दी हार्ट ट्वाइस एंड कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। यानी जो ह्यूमन हार्ट है वो एक बार बॉडी से बाहर गया, ब्लड मतलब एक बार बॉडी से ब्लड को बाहर भेजा जाता है, देन ये बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंचता है, फिर वो ब्लड जो है हार्ट में वापस आता है। इसके बाद दोबारा से हार्ट इस ब्लड को बाहर भेजता है किसके पास, लंग्स के पास, फिल्ट्रेट होने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। उसके बाद दोबारा से उसको वापस हार्ट में लाया जाता है क्योंकि ब्लड प्योर हो गया दोबारा, या और ये साइकिल हमेशा रिपीट होती रहती है। ठीक है, और ये आर्टरीज और वीन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखो और भी चीज़ें हमने जानी थी कि ब्लड के पास प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है कि कहीं पर अगर आपको इंजरी हो जाती है तो उस साइट पर ये पहुंच जाते हैं और ब्लड लॉस से बचाते हैं, क्योंकि ये वहां पर क्लोटिंग कर देते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का जो है फंक्शन ये होता है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है लिम्फ। देखो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ भी जो है ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लिम्फ जो है एक तरीके का फ्लूइड होता है। देखो जानते हैं लिम्फ के बारे में कि इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड। प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया था, बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। जो लिम्फ होता है कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखो ये क्या करता है, इट ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस विच ज्वाइन टू फॉर्म फ्रॉम लार्ज लिम्फ वेजल्स एंड दैट फाइनली ओपन इनटू द लार्जर वेन्स। देखो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ लिम्फ का फंक्शन क्या होता है कि लिम्फ जो होता है ना वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन, और अगर कहीं पर वो ड्रेन हो गया है उसको क्या करता है वहां से एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, देखो समझने वाली बात है कि कुछ सेल, जैसे ये सेल्स हैं, ठीक है, मैं ये सेल्स बना रहा हूँ ऐसे करके डॉट डॉट करके। अब ये क्या है, जो ये इंट्रासेलुलर स्पेस है, इनके बीच में ना बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, ड्रेन हो जाती हैं, या कई सारी चीजें इन सेल्स के बीच में रह जाती हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये उसी को कैरी करता है, यानी ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करेगा इंटेस्टाइन से, और ड्रेन एक्सेस फ्लूइड जो कि हमारे सेलुलर जो सेल्स होती हैं उनके बीच में स्पेस होता है बच जाता है, ठीक है, उनमें से वहां से उस फ्लूइड को निकाल कर और ब्लड स्ट्रीम में ये भेज देते हैं। तो लिम्फ क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की। देखो हार्ट बीट भी जो है एक बहुत एसेंशियल, देखो हार्ट बीट का मतलब क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो कितनी बार बीट यानी कितनी बार हमारा दिल वो जो है धड़कता है, यानी जो है कंपन करता है। तो इसको भी जानते हैं। अब देखो यूजुअली अगर हम बात करें तो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। कहने का मतलब है कि एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और एक बार रिलैक्सेशन हो जाए, यानी एक बार हार्ट फूल जाएगा, एक बार रिलैक्स हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो अगर ये साइकिल एक बार कंप्लीट हो जाए, यानी एक बार फूला और एक बार सिकुड़ा, तो इसको बोलेंगे एक कंप्लीट साइकिल, इसको बोलेंगे हम हार्ट बीट। यूजुअली देखा गया है कि एक मैच्योर, अगर आप मैच्योर हैं या आप रेस्ट पे हैं, रेस्ट में आराम से बैठे हैं, तो आपका जो हार्ट है वो 72 टाइम्स जो है वो बीट करता है, यानी 70 से लेके 72 बार एक मिनट में 70 से 72 बार हमारा हार्ट जो है वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। देखो ब्लड प्रेशर मैंने अभी आपको वहां पर भी समझाया था कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो थिक होती हैं, उनका वॉल थिक होता है, क्योंकि काफ़ी प्रेशर में जो है ब्लड हमारे हार्ट से बाहर आता है, एग्जिट करता है। तो उतने प्रेशर में अगर वहां पर वो थिक नहीं हुई तो जो वेजल्स हैं वो रप्चर्ड हो जाएंगी, फट जाएंगी। अब हम बात करते हैं आगे ब्लड प्रेशर की। अब यहाँ पर क्या होता है कि द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी ये मतलब एक तरीके की जो है ऐसी चीज़ है जिसमें हम नापते हैं। देखो
ब्लड प्रेशर क्या होता है, किसी ह्यूमन बॉडी में देखा जाता है कि उसका जो ब्लड है वो कितनी बार पंप हुआ है या उसके पंप होने का क्या रेट है, ठीक है, और उसकी बॉडी में जो प्रेशर है वो ब्लड का कितना है, उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जनरली हम ब्लड प्रेशर को जो नापते हैं इसके लिए हमारे पास एक मीटर होता है, उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, उसको ही मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब उसके बाद जो ब्लड प्रेशर है ऑफ ए पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। अगर कोई ह्यूमन है तो ह्यूमन या किसी पर्सन के अंदर जब हम ब्लड प्रेशर को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, तो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से उसको शो किया जाता है। तो देखो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड वेजल्स लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी। यानी सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होगा कि मैक्सिमम प्रेशर जब ब्लड हार्ट से बाहर आ रहा हो, ठीक है, और आर्टरी के थ्रू आगे जा रहा हो। कब? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी जब सिकुड़ता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। और इसी का हो जाएगा उल्टा डिस्टोलिक, यानी मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट। यानी आर्टरीज में बहुत जब मिनिमम प्रेशर आ जाता है, बिल्कुल मिनिमम, उससे मिनिमम नहीं हो पाएगा, आर्टरीज के अंदर जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब जो ब्लड प्रेशर है किसी पर्सन के अंदर जब नापा जाता है, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो ये यूनिट होती है, इसको बोलते हैं mm ऑफ Hg, मिलीमीटर, और Hg का मतलब होता है मरकुरी। अब देखो जो ब्लड प्रेशर होता है, इसको मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर को नापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से, है ना। अब किसी पर्सन के अंदर जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो मैक्सिमम 120 होना चाहिए, और डिस्टोलिक यानी मिनिमम जो होना चाहिए वो 80। यानी यूजुअली क्या देखा हमने कि जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से 80 mm ऑफ Hg तक होना चाहिए। अगर इससे ऊपर हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर, और इससे वैल्यू अगर नीचे आती है, अगर हम नापते हैं ब्लड प्रेशर को और 80 से नीचे आती है तो लो ब्लड प्रेशर, इसीलिए लिखते हैं 120/80। अब इसमें बात करते हैं हाइपरटेंशन की। देखो हाइपरटेंशन क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर को ना हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जब कहीं पर जैसे किसी के ब्लड वेजल्स में कहीं पर भी ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसके जो हार्ट पर काफ़ी असर पड़ता है, ठीक है, हार्ट को पंपिंग करने में दिक्कत होती है, तो उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा उसको तकलीफ हो सकती है उस चीज़ से। यानी हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रिक्शन, यानी नैरोइंग ऑफ वेरी स्मॉल आर्टरीज विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। जैसे सपोज करो कि ये आर्टरीज है ना, और ये आर्टरीज यहाँ से ऐसे मुड़ रही है, मैं पूरा पाइप बनाता हूँ इस तरीके से, ये आर्टरीज यहाँ से ऐसे नैरो हो रही है, यानी आगे से हो सकती है पतली हो जाएगी, और मान लो कि यहाँ पर कुछ मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे अनवांटेड मटेरियल डिपॉजिट हो गया, और अब आप देखोगे कि यहाँ से जो ये ब्लड ये फ्लो कर रहा है, यहाँ से ये नॉर्मल फ्लो कर रहा है, लेकिन जैसे ही ब्लड यहाँ पर आएगा ये नैरो, यानी इसको ब्लड को यहाँ से निकलने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ अनवांटेड मटेरियल इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से उसे हाइपरटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाएगा, यानी सिस्टोलिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इससे प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि अगर इस तरीके से ज़्यादा हुआ, जैसे मान लो कि आप जो है नल में पाइप लगा के और नल स्टार्ट कर दो और आगे से उस पाइप को हल्का सा फोल्ड कर दो, अगर आप ऐसे बार बार करते रहोगे तो क्या होगा कि एक टाइम बाद क्या होगा, वो पाइप कहीं ना कहीं से उसमें जो है एक होल हो जाएगा जहाँ से पानी पास करना स्टार्ट कर देगा, यानी फट जाएगा पाइप कहीं ना कहीं से एक जगह से। क्यों? क्योंकि वाटर का प्रेशर आ रहा है। ऐसे ही हमारा जो आर्टरीज होता है उसमें अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो अगर आर्टरीज को ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हुई उसके जो है लेयर्स पे, तो क्या होगा, वो वहाँ से रप्चर हो जाएगा आर्टरी और इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी डेंजरस होता है, इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि हम ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। ये जनरली आपने मीटर देखा भी होगा, ठीक है, ये कॉमन चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन
कैसे होता है। देखो जनरली प्लांट्स भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना खाना और पानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है। तो जनरली इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इतना आपके एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं है, बट स्टिल मैंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर शो किया है। आप चाहें तो इसको और डिटेल में देख सकते हैं, लिख सकते हैं। बट जो है हमने 9th क्लास में इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ज़्यादा डिटेल के जो है डिटेल में नहीं समझाया गया। बहुत नॉर्मल दिया हुआ है, जिसका क्वेश्चन इतना पूछा नहीं जाता पेपर में। जो नॉर्मली पूछने वाला सवाल था वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ही है। तो बात करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें मेनली जाइलम वेजल, ठीक है, और फ्लोएम, ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन में। अब आप देखो जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स, ठीक है। प्लांट्स क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? एनर्जी जो उनके पास स्टोर हुआ है, ठीक है, लीव्स के अंदर, उसको वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे। रॉ मटेरियल्स जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, अब रॉ मटेरियल्स आपका वाटर हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है, और मैन्योर से जो भी उनको कंपोनेंट्स मिलते हैं वो जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। तो ये जो दोनों चीज़ें जो यहाँ पर हो रही हैं, रॉ मटेरियल का और जो खाना बन चुका है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए अलग अलग ट्यूब्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो पहला जो है बात करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है जाइलम। तो जाइलम क्या करता है? वाटर को एक जगह से और मिनरल्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचाता है। अब ये वाटर और मिनरल लेकर कहाँ से आया? जमीन में से, ठीक है। दूसरा जो फ्लोएम है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, पर ये क्या करता है? जो खाना प्लांट ने बना दिया है उस फूड को, उस प्रिपेयर्ड फूड को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। यानी प्लांट ने खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाया और जो खाना बन चुका है ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर, देखो यहाँ डायग्राम भी मैंने काफ़ी बना रखा है, ये इतना डायग्राम अब आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। अब क्या है कि जो जाइलम टिश्यू है इनके पास क्या होता है? ट्रैकिड्स और वेजल्स, इसी का बस आपको ध्यान रखना है। जो जाइलम टिश्यू के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? ट्रैकिड और वेजल्स, जो कि रूट, स्टेम और लीव्स से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक कंटिन्यूअस सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसको कंडक्टिंग चैनल भी हम कह सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स जब ट्रांसपोर्ट करेगा एक जो है कोई भी चीज़, जैसे सपोज करो ये सॉइल पार्टिकल है, ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। एब्जॉर्ब करने के बाद देखो ये एपिडर्मिस है, रूट कॉर्टेक्स है, ये लोग क्या करते हैं? एक साथ एक जो है चैन बनाते हैं। चैन बनाने के बाद जो जाइलम वेजल है ये इसी चैन से जुड़ा हुआ है, जिसमें ट्रैकिड्स हैं, वेजल्स हैं, ठीक है, जो रूट, सिस्टम और लीव्स से कनेक्टेड रहते हैं और एक कंटिन्यूअस सिस्टम का निर्माण करते हैं। और ये क्या होता है? आगे की तरफ शिफ्ट होता है। बट ये इतना आसानी से हो कैसे रहा है? एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर में जैसे मान लो किसी, अगर हम दिए को जलाते हैं तो उसके अंदर हम लोग ऑयल को इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर फ्लेम जल रहा होता है। इसमें जब आप देखना कि जो फ्लेम के लिए जो हमने बाती यहाँ पर लगाया हुआ है ये कॉटन का होता है, ये क्या करता है? तेल को एब्जॉर्ब करता है। अब इसने ऑयल को एक बार एब्जॉर्ब कर लिया, हमने क्या किया? इसको यहाँ पर फायर किया, यानी यहाँ पर जो है आग लगा दिया और ये जल रहा है। क्या होगा कि ये जो फ्लेम है ये क्या करेगा? इस ऑयल को वेपर बनाना स्टार्ट कर देगा। जितना तेजी से ये दिया यहाँ से इस ऑयल को वेपर बनाएगा, ये उतनी ही तेजी से ऑयल को यहाँ से एब्जॉर्ब करता जाएगा और एक टाइम बाद जो है ऑयल इसमें से ख़त्म हो जाता है। प्लांट भी ऐसे ही करता है कुछ। मैंने सिमिलर ये आपको बताने की कोशिश की है कि प्लांट्स क्या करते हैं, यहाँ से यानी उनके जो लीव्स होते हैं वहाँ से हाई रेट में वाटर को लूज करते हैं, यानी ट्रांसपिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी और तेज़ी से यहाँ पर इसके जो है चैनल्स में पहुँच जाता है और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ये पहुँच जाता है। देखो यहाँ लिखा भी है ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू करवाया जाता है, लिखा है ना। ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर। सक्शन का मतलब होता है किसी चीज को सक करना या खींचना, ठीक है। जैसे पाइप लगा के आप पानी को भी खींच सकते हैं अपने माउथ से। एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर विच इज फोर्स्ड इनटू द जाइलम सेल्स और द रूट्स, देन देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट जाइलम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द इंटरकनेक्टेड वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, है ना।
काफ़ी जो है अच्छा इसका जो है सिस्टम होता है, जिसकी वजह से ये पानी और साथ में जो मिनरल्स हैं उसके अंदर जो डिजॉल्व हैं उसको उन टारगेट पार्ट्स के पास पहुंचा पाता है जहां पर उनकी ज़रूरत होती है, मेनली लीव्स होती हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। एरियल पार्ट जहां जैसे लीव्स हो गए, इट्स हेल्पफुल इन द एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जिसमें मिनरल्स सब कुछ डिजॉल्व होता है। और दूसरा, ये जो ट्रांसपिरेशन होता है यानी जो वाटर लॉस होता है, इसकी वजह से प्लांट्स का जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता रहता है। अदरवाइज अगर प्लांट्स जो है ट्रांसपिरेशन नहीं करेंगे तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, वो सनलाइट के मतलब हाई जो है रेडिएशन में खड़े हैं और इसकी वजह से उनकी लीव्स बर्न आउट हो सकती हैं, वो जल सकती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वो ट्रांसपिरेशन का सहारा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस के भी प्रोडक्ट्स हैं जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। तो इसको ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है किसी वस्तु को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देने, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। तो ये जो होता है वो फ्लोएम करता है एंड इट अकर्स इन फ्लोएम, ठीक है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस से बनाया गया प्रोडक्ट है उसको और भी तो पार्ट्स यूज करेंगे ना प्लांट के, क्योंकि प्लांट्स के सभी पार्ट तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, इसीलिए ट्रांसलोकेशन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी जो फ्लोएम है वो अमीनो एसिड और बाकी जो और एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी ट्रांसफर कर देता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब्स। कहाँ पे होता है? सीव ट्यूब्स में, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियल सेल्स बोथ इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये ध्यान रखना, जो सीव ट्यूब्स होती हैं और जो एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स होते हैं, इनकी हेल्प से जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का, ठीक है, प्रोटीन का, अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन का जो टूटने के बाद बनता है ये, और जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है ना, इन सब को पहुंचाने का जो काम होता है वो फ्लोएम करता है। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं, है ना, और उसके पास कंपेनियन सेल्स होते हैं जिनकी मदद से वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में खाना पहुंचा सकते हैं। दूसरा, जो ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम के अंदर, वो क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी को यूज करना है। जैसे सुक्रोज हो गया, इज अ ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इन इट। यानी इससे क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और पानी उसके अंदर आसानी से चला जाता है, घुस जाता है। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड्स। इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स को जितना नीड होता है उतना ही मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। जैसे इन स्प्रिंग शुगर स्टोर इन रूट्स, ठीक है ना, स्प्रिंग के सीजन में शुगर क्या होता है? रूट्स में स्टोर हो जाता है। और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू दी बड विच नीड एनर्जी टू फ्लो। और जो स्टेम टिश्यू होता है वो धीरे धीरे बड्स की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो शुगर होता है, यानी जो गन्ने के अंदर जो मतलब जो मिठास होती है वो सबसे ज़्यादा उसके रूट्स में पाई जाती है, ठीक है ना, यानी जड़ के साइड में जितना भी होता है वो काफ़ी मीठा होता है क्योंकि उसके अंदर शुगर ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो जाता है।